जय हिंद, जय भारत। मैं हूं रीना सुथार और स्वागत है आप सभी का सैनिक न्यूज विद रीना में। देखिए, महंगाई को लेकर अभी अभी एक ऐसा आंकड़ा सामने आया है जिसे देखकर आम आदमी को एक बार फिर अपने महीने के बजट की चिंता हो सकती है। जून में जो महंगाई 4.38% थी, जुलाई में बढ़कर 4.45% हो गई है। लेकिन असली चिंता सिर्फ इस 0.07% की बढ़ोतरी की नहीं है, क्योंकि खाने पीने की कुछ ऐसी चीजें हैं जिनकी कीमतों ने महंगाई का पूरा गणित ही बदल दिया है। जैसे कि प्याज, लहसुन और अदरक के आंकड़े आपको हैरान कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ सब्जियां सस्ती भी हुई है। तो आखिर जुलाई में महंगाई कितनी बढ़ी? कौन कौन सी चीजें सबसे ज्यादा महंगी हुई? ग्रामीण और शहरी महंगाई में कितना अंतर है? और आरबीआई का आने वाले महीनों के लिए क्या अनुमान है? आज की इस वीडियो में जुलाई की महंगाई का पूरा आंकड़ा, आम आदमी की जेब पर इसका असर और आगे महंगाई का क्या रुख रह सकता है, एक एक करके आसान भाषा में समझेंगे। क्योंकि जुलाई यानी 1 जुलाई 2026 से जो महंगाई दर और बढ़ रही है, उसी से हमारा 1 जनवरी 2026 से बढ़ने वाला महंगाई आंकड़ा तय होगा। तो काफी महत्वपूर्ण जानकारी रहने वाली है हमें, हमारे सभी केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए। तो आप सभी से निवेदन है कि वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि ये जानकारी और इसके साथ साथ हमारे पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के द्वारा पूछे गए कुछ कमेंट्स के जवाब भी आज के इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए, इसी जानकारी के लिए आज के इस वीडियो में आगे बढ़ते हुए आप सभी से निवेदन है कि वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। इस चैनल के माध्यम से दी गई जानकारी अगर आप सभी लोगों के लिए यूजफुल रह रही है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। इस वीडियो को हाइप करके हर एक कर्मचारी पेंशनर्स तक वीडियो की जानकारी पहुंचाइएगा। आप चाहें तो चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन करिए, फिर वीडियो को देखना कंटिन्यू करिए। तो चलिए, इसी के साथ आज के इस वीडियो की शुरुआत जो है हम कुछ कमेंट्स के साथ करेंगे। फिर उसके बाद हम बात करेंगे जुलाई में जो महंगाई दरों में बढ़ोतरी हुई है उसके बारे में। देखिए, सबसे पहले हमारे पेंशनर्स लिख रहे हैं कि मैम, मुझे जो है एमएसपी नहीं मिल रहा है, क्या करना होगा इसके लिए प्लीज बताइए। देखिए, एमएसपी और एमएससीपी को लेकर हमारे बहुत सारे पेंशनर्स जो है, इनके मन में ये सवाल होता है कि उनको जो है एमएसपी या एमएससीपी जो है वो नहीं मिल रही। लेकिन ऐसा नहीं होता है। 2006 में या उसके बाद जो रिटायर होकर आए हैं, उन सभी पेंशनर्स को एमएसपी जो है सीधे तौर पर उनकी पीपीओ में लिखी हुई भी दिखेगी। और जो 2006 से पहले रिटायर होकर आए हैं, उनको भी एमएसपी मिल रही है ओआरओपी के माध्यम से। तो सभी पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स को कम से कम एमएसपी को लेकर चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब इस बात का खुलासा भी मैं यहाँ पर इसलिए कर रही हूँ क्योंकि देखिए, कई बार हमने देखा है, चाहे हमारे डिपेंडेंट हो, चाहे हमारी फैमिली पेंशनर्स हो या हमारे सर्विस पेंशनर क्यों ना हो, उन्होंने कभी फोन करके या कमेंट्स के माध्यम से ये कंप्लेन की है कि देखिए मैम, अगर हमें सही जानकारी नहीं थी तो हमें ठगा भी जा रहा था। कहीं एरियर दिलवाने के नाम पर, कहीं एमएसपी एमएससीपी दिलवाने के नाम पर हमसे एक्स्ट्रा पैसे जो है उसको वसूल किया जा रहा था। तो आज सही जानकारी सभी तक पहुंचाना ये हमारा मकसद इसलिए भी है कि हमारे जो पेंशनर्स हैं, चाहे हमारी जो फैमिली पेंशनर्स हैं या डिपेंडेंट है, इनसे किसी भी तरीके की पैसे की वसूली ना हो और उनका हक बेहद ही आसानी से उन तक पहुंच सके। और यही वजह है कि बार बार मैं एमएसपी हो, एमएससीपी हो या एसीपी हो, इससे जुड़ी हुई जानकारियां शेयर करती रहती हूँ, या इसके बारे में भी ज्यादा से ज्यादा बात करती हूँ कि सीपी ग्राम पे कॉल करके आप आपकी कंप्लेन कैसे रिकॉर्ड तक पहुंचा सकते हैं, पीसीडीएस पर्स तक पहुंचा सकते हैं, या आप केंद्र सरकार के अन्य किसी भी विभाग, मंत्रालय के पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स हैं, तो भी आप आपकी कंप्लेंट सीपी ग्राम के माध्यम से पहुंचा सकते हैं। तो मुझे ये प्रयास करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, सीपी ग्राम के बारे में ज्यादा से ज्यादा बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, और सीपी ग्राम आप लोगों के लिए कितना यूजफुल रहा है, कमेंट्स के माध्यम से जरूर से शेयर करिएगा। मुझे सीपी ग्राम पे आप सभी लोगों का जो एक्सपीरियंस है उसके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। चलिए, अगला कमेंट देख लेते हैं। एक लिख रहे हैं कि रीना जी, आपके थ्रू हमें पूछना चाहता हूं कि सरकार जो 18 महीनों के समय दिया है वेतन आयोग को, तो क्या उतने दिन का एरियर भी देगी?
और आप लोग जो हैं वो सरकार से पूछिए कि इसको लेकर या फिटमेंट फैक्टर को लेकर जो हर स्टेट में घूमते घूमते 2 साल लग जाएंगे 8वें वेतन आयोग की कमेटी को, तो इसके बारे में क्या हो सकता है। तो कुछ ऐसे हमारे पेंशनर्स ने यहाँ पर जो है कहा है, और साथ में लिख रहे हैं कि 80 साल कौन पेंशनर्स जी रहा है, तो एडिशनल पेंशन भी जल्दी से शुरू करिए। तो चलिए 2-3 बातें हैं इस कमेंट्स में, और हमारे पेंशनर्स का कहीं ना कहीं दर्द इस कमेंट्स में छुपा हुआ है। तो सबसे पहले एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले जो आप लिख रहे हैं कि 18 महीने लग सकते हैं कमेंट्स आने, जो वेतन आयोग की कमेटी को जो समय दिया है उसकी सिफारिशें आने में, तो आपकी बात बिल्कुल सही है। लेकिन आप एक चीज समझिए, 8वें वेतन आयोग की जो कमेटी है, जिनकी अध्यक्ष हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज रंजना प्रकाश देसाई जी, तो अब देखिए उनको उनके अंडर में भी बहुत सारे अधिकारी हैं, कमेटियां बनी है, सब कमेटियां बनी है, वो अपना काम कर रही हैं। हमारे देश के हर एक राज्यों का दौरा हो रहा है। ये 8वां वेतन आयोग करोड़ों कर्मचारियों के साथ साथ उनके परिवारों, पेंशनर्स के साथ साथ पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के परिवारों के लिए एक उम्मीद की किरण है। हर 10 साल में जो एक ये वेतन आयोग आता है, उसका इंतजार हर कर्मचारी पेंशनर्स करता है महंगाई से राहत के लिए। इस वेतन आयोग से कर्मचारियों और पेंशनर्स के बहुत सारे सपने पूरे होंगे। और देखिए 18 महीनों का समय जो दिया है, उससे पहले हालांकि ये रिपोर्ट जो है आ सकती है, ऐसी कुछ जानकारियां भी सामने आई है। और दूसरी बात आप जो कह रहे हैं कि एडिशनल पेंशन 65 साल में शुरू होनी चाहिए, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। और ये मांग 8वें वेतन आयोग की कमेटी के सामने भारत पेंशनर समाज जैसे बड़े संगठन ने भी पहुंचाई है। और आज यही वजह है कि हमारे देश के जो इतने बड़े बड़े संगठन है, चाहे कर्मचारियों के चाहे पेंशनर्स के, वो जो भी मांग कमेटी के सामने रखता है, जो मीटिंग्स वगैरह होती है, उसकी जानकारी भी आज इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुंच रही है। बाकी मुझे नहीं लगता कि सोशल मीडिया में कोई ऐसा दूसरा चैनल हो जो हमारे डिफेंस की भी जानकारी अगर शेयर करता है, तो वो इन बातों को इतना अहमियत देता होगा कि आज जो मीटिंग्स में हो रहा है उसके बारे में भी बात करें, क्योंकि ये उन प्रयास का ही नतीजा होगा जो 8वें वेतन आयोग में हमारी सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी करेगा। तो इसी के साथ वीडियो में आगे बढ़ते हुए अगला कमेंट्स देख लेते हैं। देखिए हमारे पेंशनर्स लिख रहे हैं कि मैम मैं 10 साल पहले रिटायर हो गया था, तो क्या मुझे 65 साल होने पर एरियर मिलेगा? देखिए सर, आप ये पूछना चाहते हैं कि 65 साल में आपकी एडिशनल पेंशन शुरू होगी, तो मेरा जवाब ये है कि एडिशनल पेंशन जो है 80 साल पूरा होने के बाद, जब 81 साल शुरू होगा तब एडिशनल पेंशन शुरू होगी, क्योंकि केंद्र सरकार के द्वारा अभी एडिशनल पेंशन को लेकर यही नियम है। और अगर आप किसी एरियर के बारे में जानकारी चाहते हैं तो दोबारा कमेंट करिए, जिसमें विस्तार से उसके बारे में बात करिए, ताकि मैं आपको सही तरीके से जवाब दे सकूं। चलिए अगला कमेंट है, एक लिख रहे हैं कि मैम एमएसपी क्या होता है? देखिए एमएसपी यानी मिलिट्री सर्विस पे, यानी एक जोखिम भत्ता। हमारे देश के जवान जिस जोखिम का सामना करते हैं सर्विस में रहते हुए, इसी के सम्मान में उन्हें ये अलाउंस मिलता है, जो कि मिलिट्री सर्विस पे के नाम से जाना जाता है। 2006 में इसकी शुरुआत हुई थी, यानी 6 पे कमीशन में। हालांकि अगर हमारे दूसरे देशों की बात करूं तो वहां बहुत पहले से, यानी छठे वेतन 2006 से पहले से उनके सैनिकों के लिए मिलिट्री सर्विस पे दी जा रही थी। उन्हीं के स्तर पर 2006 में ये शुरू हुआ था। लेकिन सभी को एमएसपी मिल रही है। हमारे देश के जो जवान है या जो पूर्व सैनिक है, सभी को, या फैमिली पेंशनर्स भी जो है डिफेंस की, सभी की बेसिक में एमएसपी जुड़ रही है। सैनिकों को 52 ओआर से जेसीओएस रैंक तक को 5200 रुपए, और अगर एक सर्विसमैन है और ओआर से लेकर जेसीओएस रैंक है तो 2600 रुपए, कुछ इस तरीके से उनकी बेसिक में जुड़कर आता है। लेकिन डिटेल में इसके बारे में वीडियो की शुरुआत में बात कर चुकी हूं, तो ज्यादा बात नहीं करूंगी। चलिए अगला कमेंट है, एक लिख रहे हैं कि मैम अभी डीएससी में 13 साल 6 महीने को पेंशन मिल रहा है कि नहीं? देखिए डीएससी में जॉब की है, 13 साल 6 महीने के बाद आपको किसी भी कारणवश रिटायर आना पड़ा है और पेंशन आपको नहीं मिली है डीएससी की तरफ से, तो खुद ब खुद ये पेंशन नहीं मिलने वाली है। हालांकि माननीय सुप्रीम कोर्ट तक ये सब केस गए थे, उसमें पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला, माननीय सुप्रीम कोर्ट से हमारे पेंशनर्स को जीत मिली। हालांकि अभी किसी भी पेंशनर्स का पीपीओ वगैरह बनकर आया है, ऐसी जानकारी नहीं मिली है। कुछ इंतजार उनको करना पड़ रहा है। आगे उनको क्या कार्रवाई करनी चाहिए उसके बारे में मैं एडवोकेट सर से बात करने वाली हूं। और रही यहाँ पर बात की 13 साल 6 महीने, तो ऐसे भी जो पेंशनर्स है उनको खुद ब खुद ये पेंशन नहीं मिलेगी, इसके लिए उनको कुछ कार्रवाई करनी पड़ेगी। चलिए अगला कमेंट है, एक लिख रहे हैं कि मैम 2004 का पेंशनर्स हूं और नहीं मुझे ईसीएचएस का लाभ मिला है और नहीं फिक्स मेडिकल अलाउंस मिलता है, तो क्या करूं, आप इसके लिए बताइए।
देखिए हालांकि ईसीएचएस जो है वो 2003 के बाद तो कंपलसरी हो ही गया था। 2003 के बाद जो भी रिटायर होकर आए थे उनका ईसीएचएस का कार्ड बन रहा था, पर आपने शायद ये नहीं बनवाया है या किसी कारणवश जो ये नहीं हो पा रहा या फिक्स मेडिकल अलाउंस भी आपको नहीं मिल रहा, तो इसको लेकर आप कार्रवाई करा दीजिए। अगर फिक्स मेडिकल अलाउंस शुरू करवाना है तो नजदीकी जो आपका पॉलीक्लिनिक है वहां पर जाइए और इसको लेकर कार्रवाई कराइए। और अगर आपको जो है ईसीएचएस का कार्ड बनवाना है तो आप इसके लिए जो है ऑनलाइन आवेदन दे सकते हैं। चलिए अगला कमेंट है, जैसे कि कल के वीडियो में भी कहा था मैंने कि हमारे पीएमआर वेटरन्स के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, तो हमारा अगला भी कमेंट उसी के स्तर पर है। देखिए एक लिख रहे हैं कि पीएमआर पेंशन योजना वाले जवानों पर भी एक वीडियो बनाइए और सरकार तक पहुंचे आवाज की पीएमआर की, और भी मतलब उनके लिए भी कहा था कि उनको भी मिलना चाहिए और वो भी ओआरओपी के हकदार हैं। सरकार ने ऑलरेडी कहा था तो उन तक ये बात पहुंचाइए। तो बिल्कुल देखिए ओआरओपी 2 के समय से जब ये विसंगतता हमारे सामने आई थी, मैं अगर ये कहूं तो गलत नहीं होगा, और उस समय से यानी ओआरओपी 2 से जो जब से मैंने ये वीडियो बनाना शुरू किया उस समय से जो पेंशनर्स या फैमिली पेंशनर्स हमारे साथ जुड़े हैं वो जरूर कमेंट्स के माध्यम से शेयर करिएगा कि मैं सही कह रही हूं या गलत कह रही हूं। जब हमें सबसे पहले पता चला था कि पीएमआर वेटरन्स को ओआरओपी नहीं दे रहे, ये जानकारी और ये बात सिर्फ और सिर्फ इस चैनल के माध्यम से शुरू हुई थी। हमने इसके बारे में बहुत काम किया है। हर बार हर जो नई अपडेट आती है उसको हम शेयर करते हैं। और सबसे पहले तो अगर कहूं कि वो लेटर जो माननीय राष्ट्रपति जी को दिया था कि पीएमआर वेटरन्स को ओआरओपी क्यों नहीं दे रहे, वो भी ओआरओपी 2 के समय से जैसे केंद्र सरकार का लेटर आया था तुरंत 1 महीने के अंदर अंदर ये कार्रवाई हमने कर दी थी। माननीय राष्ट्रपति जी को वो लेटर लिखा था, उसको हमने इस वीडियो में शेयर भी किया था, और जो जवाब आया था राष्ट्रपति जी की तरफ से उसको भी हमने शेयर किया था। तो हमने प्रयास बहुत किए हैं अपने स्तर पर, लेकिन अब हम सिर्फ इतना ही कर पाते हैं हमारे पीएमआर वेटरन्स के लिए कि जो सही सही जानकारी है, सही सही अपडेट है वो हम इन तक पहुंचा रहे हैं ताकि हमारे किसी भी पीएमआर वेटरन्स को नाहक की परेशानी ना हो। चलिए अगला कमेंट है, एक लिख रहे हैं कि मैम मेरे पति को फरवरी में 65 साल पूरे हो जाएंगे, उनकी कब तक पेंशन बढ़ेगी प्लीज बताइएगा। यानी हमारी जो हमारे सर्विस पेंशनर्स हैं उनकी फैमिली पूछ रही हैं, हमारी एक मैम पूछ रही हैं कि एडिशनल पेंशन उनके हस्बैंड का कब शुरू होगा। तो देखिए इसमें ऐसी बात है कि एडिशनल पेंशन, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने शेयर किया कि एडिशनल पेंशन 81 साल में शुरू होता है, ना कि 65 साल में। हालांकि एडिशनल पेंशन को लेकर सोशल मीडिया में कुछ गलत जानकारियां आ रही हैं कि एडिशनल पेंशन 65 साल में 5% शुरू होगा, लेकिन ये जानकारी सही नहीं है। और जब तक केंद्र सरकार का आदेश हमारे पास नहीं होता इसके बारे में बात करना भी सही नहीं होगा। तो अभी आपको अगर एडिशनल पेंशन चाहिए तो 81 साल का इंतजार करना पड़ेगा। तो चलिए ये कुछ कमेंट्स थे। अब इसके साथ वीडियो में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं महंगाई दर की। और जैसे वीडियो की शुरुआत में मैंने कहा था, जुलाई 2026 के इन आंकड़ों ने सबको चौंकाया है। क्यों? चलिए इसके बारे में बात करते हैं। जुलाई 2026 में महंगाई ने फिर पार किया आरबीआई का लक्ष्य, और यहां पर 4.45% जो है ये पहुंच चुकी है इस जुलाई 2026 में। महंगाई लगातार दूसरे महीने आरबीआई के लक्ष्य से ऊपर रही है, और इन्हीं आंकड़ों ने चौंकाया है आरबीआई के साथ साथ हमारे जो देश के नागरिक हैं उनको भी। अब कैसे देखिए असर कैसे हो रहा है। महंगाई बढ़ने का सबसे बड़ा कारण क्या है? खाने पीने की चीजें बढ़ी है। जून में जहां 5.32% थी, वही जुलाई में 5.52% हुई है। लेकिन यहां एक चीज समझिए, ये 0.07% की जो बढ़ोतरी है उससे दिक्कत नहीं है। दिक्कत यह है कि जो खाने पीने की चीजें बढ़ रही हैं इसकी वजह से ये चिंता का विषय बना हुआ है। अब ग्रामीण भारत पर महंगाई की मार सबसे ज्यादा हो रही है। अभी आप देख पा रहे हैं ग्रामीण की बात करूं या जो गांव के इलाकों की बात करूं तो यहाँ पर देखिए जुलाई में 4.84% जो है रहा था, जहां जून में 4.74% था। वहीं पर अगर शहरों की बात करें तो शहरों में देखिए जुलाई में 3.96% रहा, वहीं जून में 3.93% था। तो आप देख पा रहे हैं कि गांवों में महंगाई की असर ज्यादा दिख रहा है। रसोई के बजट को बिगाड़ने वाली चीजें कौन कौन सी हैं? अदरक है, लहसुन है, प्याज है, कुछ ऐसी चीजें हैं जो रोजमर्रा की जीवन जरूरियातों की चीजें हैं, ये महंगी हो रही हैं।
और इसी वजह से जो है महंगाई बढ़ रही है और यही आंकड़ों ने चौंकाया है। आरबीआई के लिए आगे की चुनौती और महंगाई का रास्ता, यानी आरबीआई महंगाई को बढ़ने से रोकने के लिए क्या कर सकती है, उनके सामने देखिए चुनौती क्या है। आरबीआई का लक्ष्य है 4% का। इसके साथ अगर देखिए यहां पर बात करूं तो आरबीआई के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती महंगाई को नियंत्रित रखना है और आने वाले महीनों में खाद्य पदार्थों की जो कीमतें हैं इसको नियंत्रित करने की कोशिश भी होगी। अब असली चिंता जो है खाद्य महंगाई दर, जैसे कि मैंने भी कहा आने वाले दिनों में इसको लेकर ही प्रयास होंगे। महंगाई 4.45% तक पहुंच गई है, लेकिन असली चिंता खाद्य महंगाई की है। अब सवाल यह है कि आने वाले महीनों में प्याज, लहसुन, अदरक और दूसरी जरूरी चीजों के दाम आम आदमी की जेब पर कितना असर डालेंगे। यहाँ पर देखिए अगर हम बात ऐसे कहकर हम पहले अगर कह दें कि केंद्र के कर्मचारी हैं, पेंशनर्स हैं या फैमिली पेंशनर्स हैं, महंगाई बढ़ेगी तो महंगाई भत्ता बढ़ेगा, उनको तो राहत मिल जाएगी, लेकिन आम आदमी का क्या। लेकिन अब हम ये भी नहीं कह सकते, क्योंकि जो महंगाई बढ़ रही है उसका असर आम आदमियों के साथ साथ, आम नागरिक के साथ साथ कर्मचारी और पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स पर भी पड़ रहा है। और क्यों पड़ रहा है? क्योंकि महंगाई तो बढ़ रही है, लेकिन बढ़ी हुई महंगाई का असर महंगाई दर के आंकड़ों पे नहीं दिख रहा है और सबसे बड़ी तकलीफ यहीं पर आ रही है। अब आप इस बारे में क्या सोचते हैं? और जुलाई से जो महंगाई बढ़ने का शुरू हुआ है दौर, अब 1 जनवरी 2026 से जो हमारा आंकड़ा महंगाई दर का आंकड़ा बढ़ेगा वो कितना पहुंच सकता है, आप क्या सोचते हैं? कमेंट्स के माध्यम से जरूर से शेयर करिएगा। इसी के साथ आज की इस वीडियो से विदा लेती हूँ। जय हिंद।